गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में 6 लेसन मतलब लेक्चर 6 कंप्लीट हो चुके हैं और 5th लेसन का 7वां लेक्चरर पीरियड 7वां आज पढ़ेंगे। और उस 7वें जो पीरियड आज पढ़ेंगे उस 7वें पीरियड में टॉपिक रहेगा आज का जल विभव की अवधारणा या धारणा। जल विभव की अवधारणा ये टॉपिक रहेगा आज का, जल विभव की अवधारणा। जल विभव क्या होता है, अवधारणा किसने दी, कब दी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जल विभव जो है ना, इसकी अवधारणा कब दी और किसने दी। जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन आर के इसले व ऐसे टाइलर नामक वैज्ञानिक ने कब किया, 1960 में। सबसे पहले सर्वप्रथम इस जो अवधारणा है ना, इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया ना, ये किसने किया, एक वैज्ञानिक था स्लेटियर और टाइलर। ये दोनों वैज्ञानिकों ने कंबाइंड रूप से सबसे पहले इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। ये अवधारणा 1960 में प्रतिपादित की गई थी। ये तो आपको एक बेसिक नॉलेज में आपको बताइए कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का प्रतिपादन कब किया, किसने किया, ये जल विभव होता क्या है। अपने जो मेन पॉइंट आता है, ये टॉपिक ये आता है कि जल विभव होता क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिएगा जल विभव की अवधारणा। टॉपिक डालिया, टॉपिक डालने के बाद में सबसे पहले इन दोनों चीजों को नोट करो। सर्वप्रथम जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन किया, जैसे लिखिएगा आर के स्लेटियर व ऐसे टाइलर, वैज्ञानिक का नाम हो गया। नीचे ने कब किया, 1960 में किया। दोनों पॉइंट्स नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे इसका अध्ययन करते हैं। आपको सबसे पहले बता दो कि जल विभव क्या होता है। देखो, ये जल विभव है। जल विभव क्या है, जल विभव का मतलब ये होता है कि अपने पास जो शुद्ध जल होता है, उस शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा, और जो विलयन होता है, उस विलयन में जो जल प्रेजेंट है ना, जल उपस्थित है, उस जल में जो ऊर्जा मुक्त होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है।
क्या कह सकते हैं इसकी परिभाषा? ये कह सकते हैं कि शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। ये परिभाषा हुई और इसी परिभाषा से इसको शॉर्ट में लिख भी दिया कि मतलब ये होता है। नीचे लिखिएगा इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखेंगे? जो ये चीज लिखे ना इसी को परिभाषा में लिखेंगे। नोट डाले, लिखिए परिभाषा और परिभाषा में लिखेंगे शुद्ध जल के अणुओं से, शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा व विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है जल के अणुओं से मुक्त है ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। कि क्या हुआ? ये जल विभव की परिभाषा हुई। शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा व विलयन में उपस्थित जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है इसे हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। सबसे पहले दोनों पॉइंट डाले, उसके नीचे लिखिए परिभाषा। ये परिभाषा लिखिए और परिभाषा लिखने के बाद में इसके नीचे ये यहां बनाइए। पहले परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखने के बाद में इस परिभाषा के नीचे यहाँ इस चीज को डिब्बे में होगा नीचे लिख लो। यहाँ ये काम करो, पहले परिभाषा लिखो, उसके बाद जो मैंने बॉक्स बनाया इस बॉक्स को इस परिभाषा के नीचे लिखना है। सेम ये लिखना है जल विभव बराबर शुद्ध जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा माइनस विलयन में उपस्थित है जल के अणुओं से मुक्त ऊर्जा। ये काम करिए, दोनों काम कंप्लीट हो गया। हो गया तक? आगे पॉइंट बाय पॉइंट्स लिखिए। जल विभव को साइन से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे साई से कहते हैं। ये जो प्रतीक होता है ठीक किसका होता है? ये जल विभव होता है। इसको साई जल विभव है, केवल इसको साई डब्ल्यू लिख देता है। तो इसे कैसे दर्शाते हैं? साई से दर्शाते हैं। इसकी इकाई पास्कल होती है। क्या होती है इसकी इकाई? इसकी इकाई पास्कल होती है। इसकी इकाई को बार
या वायुमंडलीय भी कहते हैं। साथ ही साथ नोट करते जाओ। विलेय व विलायक तंत्र में ऊर्जा मुक्त होती है। शुद्ध जल से मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। शुद्ध जल से मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार ऊष्मा गति का जो नियम होता है, ऊष्मा गति के नियम के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जो अणु या आयन है, कोई भी अणु या आयन है, इन अणु या आयनों का अर्धपारगम झिल्ली से विसरित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने जो झिल्ली में से अणु एक विलेय से दूसरे विलेय में जाएंगे अणु, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जलयों के कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी एक साथ के साथ ही नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। यहां तक नोट कीजिए। इसी में आगे डाल के लिखिए मैट्रिक्स विभव। इसी में आगे है मैट्रिक्स विभव। इसे प्रदर्शित करते हैं साइन एम से। इसे प्रदर्शित करते हैं साइन एम से। किसी कोशिका की सतह से
जल का अवशोषण किया जाता है तो वह सतह मैट्रिक्स कहलाती है। इस मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे मैट्रिक्स विभव कहते हैं। इसे मैट्रिक्स विभव कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक नेगेटिव होता है। परासरण में इसका मान नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। इसको उतारो, यू के पॉइंट उतारो। अभी आगे पढ़ेंगे साई एन, साई एस और साई पी, 3 मान पढ़ेंगे। तो परासरण विभव तो क्या है? इसका मान नगण्य होता है, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जल विभव क्या आएगा इन तीनों मानों का? तो पहले ही पढ़ा देता हूं मैं कि मैट्रिक्स विभव क्या होता है। जो प्लांट्स कोशिका होती है, उस कोशिका की जो भित्ति होती है, सतह होती है, जिस सतह से जल का अवशोषण होता है ना, तो वो एरिया क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स कहलाता है। और उस मैट्रिक्स के कारण जो विभव उत्पन्न होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? मैट्रिक्स विभव कहते हैं। तो मैट्रिक्स विभव कहलाता है। परासरण में इसका मान कैसा होता है? नगण्य होता है। इसको नोट कीजिएगा। इसमें दूसरे टर्म लिखे परासरण विभव। परासरण विभव इसे दर्शाते हैं साई एस से। किसे दर्शाते हैं? साई एस से दर्शाते हैं। ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस ओपी को विलय विभव या परासरण विलय विभव या परासरण विभव भी कहते हैं। इसे साई एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भी ऋणात्मक नेगेटिव होता है। तो इसका मान भी ऋणात्मक नेगेटिव होता है। 2 हो गया, मैट्रिक्स विभव हो गया, परासरण विभव हो गया। तीसरा डालो, साथ साथ नोट पढ़ना है।
तीसरे डालो दाब विभव, इसको साइन पी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? साइन पी से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट डालेगा दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल दाब विभव। टीपी होता है, इस टीपी को दाब विभव भी कहते हैं। इसे साइन पी से दर्शाते हैं। इसका मान धनात्मक पॉजिटिव होता है। इसका मान कैसा होता है? इसका मान पॉजिटिव होता है। अब तीनों में संबंध देखते हैं। तीनों में क्या संबंध है? साथ के साथ नोट करते जाइए, क्योंकि डिटो जैसे मैं लिख रहा हूं सेम ऐसे आपको नोटबुक में नोट करना है। जल विभव साइन बराबर साइन एम साइन एस प्लस साइन पी, जहां साइन एम बराबर मैट्रिक्स विभव जो भी अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, साइन एस बराबर परासरण विभव और साइन पी बराबर दाब विभव होता है। ये पढ़ चुके हैं अपन तीनों। परासरण के लिए है, अतः साइन एम बराबर नगण्य पहले पढ़ चुके हैं कि साइन एम का मान कैसा होता है? नगण्य होता है। साइन एम जहां पर पढ़ा था तो वहां साइन एम पर लिख दिया था कि परासरण विभव के लिए इसका मान कैसा होता है? नगण्य होता है। तो साइन बराबर साइन एस प्लस साइन पी, अतः जल विभव क्या होता है? साइन एस का मतलब परासरण विभव, साइन पी का मतलब दाब विभव। इन दोनों का जो योग होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे? जल विभव परासरण विभव व दाब विभव के योग के बराबर होता है। ये हमको लिखना था कि अपने पास जो साइन होता है ना, इसका मान क्या होता है? साइन एस और साइन पी का जो दोनों का कंबाइन जो मान होता है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। परासरण विभव और जो दाब विभव का जो योग होता है, इन दोनों का जो कंबाइन योग होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। ये जल विभव होता है। यहां तक इसको नोट करिए। ओके, यहां तक इसको नोट कर लीजिए। यहां तक इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये वास्तव में उत्पन्न होता है नहीं होता है। इसमें दाब उत्पन्न होता है क्योंकि टीपी होता है। ये टीपी क्या होता है? दाब विभव होता है। तो टीपी के कारण जो दाब उत्पन्न हुआ है, इसमें तो हुआ है नहीं हुआ, इसको अपन देख लेते हैं। इसको नोट कर दिए यहां तक। टॉपिक डालिए परासरण तंत्र की परिकल्पना। परासरण तंत्र की परिकल्पना। देखो इसमें लिखना है क्या अपन को? अपन सर्वप्रथम क्या लेते हैं? एक ऐसी थैली लेते हैं अर्धपारगम, एक अर्धपारगम थैली लेते हैं। ठीक है, इस थैली के अंदर
इस थैली के ऊपर क्या भर देते हैं, शर्करा घोल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, शर्करा का घोल भर देते हैं और इसके मुंह को इसको किसी धागे से इसको बांध देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसे एक जल पात्र रख देते हैं और इसमें क्या भर देते हैं, अपन जल भर देते हैं। इसमें क्या भर दिया, जल भर दिया। आपने जब प्राशन क्रिया पढ़ी थी तो प्राशन क्रिया में अपन ने ये पढ़ा था कि प्राशन में क्या करते हैं, 2 विलयन लेते हैं, एक शुद्ध जल लेते हैं, एक दूसरी तुलना में अशुद्ध लेते हैं। ये पूरी अर्थपारगम झिल्ली हो गई। जैसे अपन इसके अंदर शर्करा का विलयन भरा है और बाहर क्या है, जल है, तो जल के अणु का प्रभाव कहाँ होगा, हमेशा शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होगा, हमेशा जल से शर्करा की ओर होगा, नमक के घोल की ओर होगा। तो जैसे ये पानी इसके अंदर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो कौन सा हुआ प्राशन, अंत्यप्राशन क्रिया हुई। नहीं सुनने दोबारा देखो, एक अर्थपारगम थैली लेते हैं, उस थैली के अंदर शर्करा का घोल भर देते हैं। क्या ली, एक अर्थपारगम थैली ली, इसके अंदर शर्करा का घोल भर देते हैं तथा एक जल पात्र लेते हैं जिसमें जल भर देते हैं। इस थैली को जल के अंदर लटका देते हैं और जैसे जल के अंदर लटकाएंगे तो लटकाने के बाद में इसे स्थिर कर देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि इसमें अंत्यप्राशन क्रिया होने लगती है, क्योंकि प्राशन क्रिया तो वही क्या, अर्थपारगम झिल्ली है, पानी है और शर्करा का विलयन है, तो प्राशन क्रिया तो होगी। जैसे जल के अणु इसके अंदर जाएंगे, स्वाभाविक चीज अंत्यप्राशन होगा। जैसे इसके अंदर अणु जाएंगे तो इस थैली के अंदर पानी का स्तर बढ़ेगा और पानी का स्तर बढ़ेगा तो थैली फूलेगी और थैली के फूलने को क्या कहते हैं, स्फीतावस्था कहते हैं। जैसे पानी के अणुओं के अंदर जाने से थैली का स्फीतावस्था में आएगी तो अंदर से दाब उत्पन्न होगा और जो अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगता है फूलने के कारण उसे अपन क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं, टर्क्यूल प्रेशर कहते हैं। जो अपने विभिन्न प्रकार के दाब पड़े थे वह मैंने आपको बताया था कि स्फीति दाब कौन सा होता है, जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश में अंदर पानी जाएगा तो किशमिश अंदर से फूल जाएगी और फूलने पर जो अंदर से बाहर की ओर जो दाब डालेगी ना उसे अपन क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। तो यहाँ भी तो पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर से मिट्टी पर दाब डालेगा तो इसे क्या कहेंगे, स्फीति दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्फीति दाब। और इसके कारण जो दाब उत्पन्न हो रहा है ना वो क्या है, उसको दाब विभव कहते हैं। ये दाब विभव होता है। तो कितना दाब उत्पन्न हुआ है, ये दाब क्या कहलाता है, ये दाब विभव कहलाता है। तो ये क्या है, तंत्र की परिकल्पना है कि किस प्रकार से ये दाब विभव उत्पन्न होता है। इसका मान धनात्मक होता है। ये चीज अपन को लिखनी है। ठीक है, लिखना क्या है, इसमें ये लिखना है, सर्वप्रथम मैं बोल देता हूं, थोड़ा लिखते जाइए, धीरे धीरे बोलूंगा, लिखो आप। सर्वप्रथम एक अर्धपारगम थैली लेते हैं तथा इसमें शर्करा विलयन भर देते हैं इसके पश्चात इसके सिरे को किसी धागे से बांधकर इसके सिरे को किसी धागे से बांधकर जल से भरे पात्र में आधा डुबा देते हैं एवं कुछ समय के लिए स्थिर करके रख देते हैं। अगला लाइन लिखिए, इस समय जल के अणु अर्थपारगम झिल्ली से
शर्करा विलयन की ओर जाने लगते हैं, जिससे इसमें अंतःप्राशन क्रिया संपन्न होने लगती है। एवं शर्करा विलयन में जल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे यह थैली स्फीत अवस्था में आ जाती है। इसके स्फीत होने से अंदर से बाहर की ओर एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे स्फीति दाब कहते हैं। अगला लाइन से लिखिए, इस दाब के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे दाब विभव कहते हैं। इसके बाद में ये डायग्राम बनाइए। यहां से लिखने के बाद में ये डायग्राम बनाइए। ये पहले पढ़ चुके हैं। इसके नीचे दो चीज लिख लिए बस कि आपका जल विभव कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जल विभव कंप्लीट हो गया अपना। लास्ट टॉपिक आता है अंतः शोषण। इस पाठ का लास्ट टॉपिक है अंतः शोषण। या अंतः चूषण भी कहते हैं इसे। अंतः शोषण या अंतः चूषण। देखो अंतः शोषण या अंतः चूषण वाला क्या होता है, जब जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोस पदार्थों के द्वारा बिना जल में घुले ही जल के अणुओं को जो अवशोषण किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, अंतः चूषण कहते हैं। जनरली आप देखते हैं कि कई बार अपने जो सूखी लकड़ी होती है वो सूखी लकड़ी को जब पानी के संपर्क में आती है लगातार तो वो लकड़ी पानी में घुलती तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में जब उसे पानी गिरता रहेगा तो धीरे धीरे क्या कर लेती है, वो पानी का अंतः शोषण कर लेती है। तो उसने जो पानी को बिना घुले ही अवशोषित किया है ना,
उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अंतः शोषण क्रिया कहते हैं। ये अपने पास क्या कहलाता है? ये अंतः शोषण कहलाता है। किस परिभाषा लिख लो पहले इसकी, क्या लिख लो? इसकी परिभाषा लिख लो। किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी जल या द्रव का बिना घुले अवशोषित करने की प्रक्रिया अंतः शोषण कहलाती है। क्या कहलाती है ये क्रिया? ये अंतः शोषण कहलाती है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी ठोस पदार्थ है, ठोस कण है, उन ठोस कणों के द्वारा क्या हो, बिना कोई भी द्रव है, जल है, उसका बिना घुलनशील अवस्था में क्या कर लिया जाता है? उनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? अंतः शोषण कहते हैं। यहाँ तक नोट पॉइंट डालो, पॉइंट डालने वाले परिभाषा लिखो। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट साथ के साथ लिखती जाइए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। इसमें कोलॉइडी अवस्था व सूखी लकड़ी के द्वारा जल का अंतः शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? जो सूखी लकड़ी होती है, वो सूखी लकड़ी क्या करती है? जल का अंतः शोषण कर लेती है। अंतः शोषक पदार्थ जल स्नेही कोलॉइडी होते हैं। क्या होते हैं? जल स्नेही कोलॉइडी होते हैं। कोशिका भित्ति के पदार्थ अंतः शोषक होते हैं। हो गया यहाँ तक? ये पॉइंट उतारो। देखो, जब ठोस पदार्थों द्वारा जल का अंतः शोषण किया जाता है तो इससे उत्पन्न दाब शोषण दाब कहलाता है।
क्या कहलाता है? ये चूषण दाब कहलाता है। कई बार पूछ लेता है चूषण दाब क्या है। एग्जाम्पल, उदाहरण अंतर चूषण दाब के। बरसात के दिनों में लगातार वर्षा होने से लकड़ी के कीटों द्वारा जल का अंतः शोषण कर फूल जाना। आपने देखा होगा जनरली, अपने जब मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, अपने जब घर में जब कोई खुला क्षेत्र हो और वहां पर लगातार बारिश हो और उसका जब बूंदे पानी के छींटे लगातार उस लकड़ी के गेट को छुएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लकड़ी का गेट होगा, पानी का अवशोषण कर लेगा और पानी का अवशोषण करने से लकड़ी गेट खुल जाते हैं और वो अपने काफी जोर लगाने के बाद भी खुलते नहीं है। ये क्या कहलाता है? ये अंतः शोषण कहलाता है। अंतः शोषण को मैं जनरली आपको जो अपने दैनिक जीवन में काम में आता है वो आपको बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसान होते हैं और जब किसान खेत में पानी डालते हैं तो प्लास्टिक के पाइप का उपयोग करते हैं और प्लास्टिक का पाइप होता है वो काफी दूर तक पानी ले जाते हैं और रास्ते में कोई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें किसी पिन के द्वारा या किसी कांटे के द्वारा उसमें छेद कर देते हैं तो लगातार पानी निकलने लग जाता है। जब जैसे किसान उसको देखता है तो एक छोटा सा लकड़ी का तंतु लेता है, बारीक सूखा हुआ, और उसको उसमें लगा देता है। उस समय तो हल्का सा पानी निकलता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी का छोटा सा पॉइंट से टुकड़ा है वो लगातार पानी का अवशोषण करेगा तो फूल जाएगा और फूलने के बाद वो उस छिद्र को पूर्ण रूप से कवर कर लेता है और पानी निकलना बंद हो जाता है। ये क्या है? दैनिक जीवन में उपयोग है। कि जैसे कई बार अपने पानी की टंकी है और पानी की टंकी जैसे कोई अपने टोंटी होती है और टोंटी टूट जाती है और लगातार पानी रिसता है तो अपन क्या करते हैं, उस टोंटी के साइज की कोई लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है, उसको अपन उसमें ठोक देते हैं। उस समय तो हल्का सा पानी रिसता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी का जो पॉइंट आपने डाला है वो लगातार पानी का अवशोषण कर लेगा तो वो पानी में अंदर फूल जाएगी और फूलने के बाद में उस टंकी की टोंटी से पानी निकलना बंद हो जाएगा। ये सब क्या है? ये अंतः चूषण का ही प्रभाव है। ये इसका महत्व देख लो अंतः चूषण का। क्या है इसका इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका? बीजों के अंकुरण के समय इनका स्फुटन, बीजों का स्फुटन किससे होता है? अंतः चूषण से ही होता है। लघु बीजाणु धानी का स्फुटन भी अंतः शोषण से होता है। अपने जो लघु बीजाणु धानी मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाई थी, उस लघु बीजाणु धानी का जो स्फुटन होता है ना वो किसके द्वारा होता है? अंतः शोषण के द्वारा ही होता है। बरसात के दिनों में लकड़ी के गेट व खिड़कियों का फूलना ये किसके द्वारा होता है? अंतः शोषण के कारण ही होता है। जो जल क्रिया कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड कणों में भी अंतः शोषण
होता है। ठीक है, ये अंतः शोषण के लाभ हैं। दो बड़ी चट्टानों को इस खाने में भी शोषण दाब का उपयोग किया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे सर चट्टान से कैसे खिसकेगा ये, तो ये क्या करते हैं अपन चट्टानों के बीच में लकड़ी का गुटका ठोक देते हैं और पानी भर देते हैं, लगातार पानी लकड़ी का अवशोषण करेगी तो वहां से खुल जाएगी। ये अपना लेसन कंप्लीट होता है और लेसन कंप्लीट के साथ ही आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।